हेलो बेटा, कैसे हाल है? तो जेई मेन का जो वन शॉट रिवीजन हमारा चल रहा है 2025 के लिए, उसमें आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सर्कुलर मोशन। इससे पहले के वीडियोस में वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दो वीडियो हमारे हो चुके हैं। दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ टू डायमेंशन मोशन। जैसे हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन है, ऐसे सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन की कहानी समझने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, और उन बेसिक डेफिनेशंस को समझने के लिए वन डायमेंशन मोशन में जो हमने डेफिनेशंस ली थी उन डेफिनेशंस की हेल्प ले सकते हैं, एनालॉजी लगा सकते हैं। जैसे हमने वन डायमेंशन मोशन में बात की थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीन क्वांटिटीज की बात की थी। इन तीनों क्वांटिटीज से पहले एक वर्ड लगा देते हैं एंगुलर, तो बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मुझे यहां पर ये तीन टर्म समझनी है, तीन क्वांटिटी समझनी है। पहले बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जैसे हमने यहाँ पर फिगर में भी ड्रॉ किया हुआ कि पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो किसी भी टाइम इंटरवल में उसका रेडियस वेक्टर सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब ये जो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोली, इसमें मैंने एक टर्म बोली है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब हुआ कि सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उस सेंटर से मैं पार्टिकल की पोजीशन को ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के लिए जो वेक्टर बनाऊंगा दैट विल बी रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर कितने एंगल से घूम गया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा तो सेंटर पर ये एंगल बना डेल थीटा या डी थीटा, जो भी इसको नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस वेक्टर लिखा हुआ द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द पार्टिकल। सर्कल के सेंटर से पार्टिकल का सेंटर है उसको ज्वाइन करते हुए जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन। रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, बट उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। जैसे पार्टिकल यहाँ है तो इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, कंटिन्यूअसली रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। सही बात है। The angle described by the radius vector is called angular displacement. रेडियस वेक्टर ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यूनिट हो गई है डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियन। डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है कि थीटा अगर मेरे पास डिग्री में हो और मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में एंगल रेडियन में आ जाता है। कभी अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि एंगल मेरे पास डिग्री में हो और मुझे उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंगल रेडियन में आ जाएगा। ठीक बात है बेटा। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। अब अगर मेरे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो और मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है, जैसे मैं इस सर्कुलर पाथ की बात करता हूं, इस सर्कुलर पाथ में अगर एक राउंड कंप्लीट हुआ तो सेंटर पर एंगल बना 360 डिग्री दैट इज 2 पाई रेडियन। ठीक है, किसी भी केस में मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं, अगर मुझे उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई है, 4 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी केस में गिवन हो उसको 2 पाई से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी। इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, कैसे उसको डील करना है, उस चीज को समझ लेना है बेटा ध्यान से। अ पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। जैसे कि फिगर में दिखाया है, एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर। ए से बी तक उस आदमी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 60 मीटर है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी, तो उस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है इसको बेटा मैं अलग से शो कर रहा हूं कहानी को समझने के लिए। पार्टिकल ए टू बी पहुंचा, ये सेंटर हो गया, ये एंगल 135 डिग्री हो गया। अगर मैं इस सर्कुलर आर्क की लेंथ को एल कहता हूं दैट इज गिवन इक्वल टू 60 मीटर, रेडियस इज आर। पहली बात तो ये कि हमने सर्कुलर आर्क के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सुना है ना ये फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन
रेडियस। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूं तो एंगल हो गया है 135 डिग्री, रेडियन में बात करूंगा तो 3π/4 दैट इज इक्वल टू आर्क हो गया 60 अपॉन में रेडियस आ गया आर, ये कैंसिल हो गया 20 आ गया, सो आर इक्वल टू 80 अपॉन पाई मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। एक बात तो ये क्लियर हुई। सो यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन हमें डिग्री की और ये जो लेंथ हमें 60 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से हमने आर को कैलकुलेट कर लिया। अब मेन बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ये डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करें? तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है। ये सेंटर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया A to B, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं एक काम करूं कि एक वेक्टर मैं ये लेता हूं और एक वेक्टर मैं ये लेता हूं, हालांकि रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है, बट मैं रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के चल रहा हूं, उसका रीजन में समझा दूंगा। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करें कि एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, तो ये जो वेक्टर है ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, और ध्यान से देखो तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, 135 डिग्री तो अंदर वाला एंगल है। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल डिसाइड करना हमको आता है, दोनों का हेड होता है या दोनों का टेल होता है। तो यहाँ अगर मैं दोनों के बीच का एंगल लूंगा तो 45 डिग्री। अब मेरे सामने सिचुएशन बहुत सिंपल है कि मेरे पास में आर मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है, दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, और मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ a और b दोनों का मैग्नीट्यूड r हो गया, तो r² + r² + 2r² और cos थीटा हो गया है 45 डिग्री। ठीक है, सो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो √r², 2r² कर देता हूं, प्लस में 1/√2 आएगा तो √2r² यहां से आ जाएगा। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो r रूट में 2 + √2 ये मेरे पास में आएगा। r की वैल्यू 80/π हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, क्लोजेस्ट वन देख लेंगे, जो नियरेस्ट वन होगा उसको आंसर ले लेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की कहानी जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की कहानी मिलती है, ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी की कहानी मिलेगी। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ऐसे ही एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में या एंगुलर पोजीशन में जितना भी चेंज होता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इनके डायरेक्शन के लिए आगे बात भी कर लेंगे कॉमनली। द एंगल ट्रेस्ड पर यूनिट टाइम बाय द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। एक सेकंड में जो भी एंगल बनेगा, रेडियस वेक्टर जो भी सेंटर पर एंगल बनाएगा उसको हम एंगुलर स्पीड कह देंगे। इंस्टेंटेनियस अगर चाहिए ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस चाहिए तो d(θ/dt) कर देंगे, एवरेज वैल्यू अगर चाहिए तो (θ/ΔT) कर देंगे। ये वही कहानी होगी जैसे हम काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशन मोशन में बात कर रहे थे एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए। तो मैंने तो एक बेसिक फंडा अपने दिमाग में रखा हुआ है कि अगर मुझे किसी भी क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, और अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा। अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा, टाइम इंटरवल लेकर के उससे डिवाइड कर दूंगा, एवरेज वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी की बेसिक कहानी। एक छोटा सा रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बीच में। रिलेशन क्या है? एक सेकेंड, रिलेशन क्या है? v और ओमेगा के बीच में रिलेशन। v है लीनियर स्पीड, ओमेगा है एंगुलर स्पीड। v और ओमेगा में ये रिलेशन है, v = ओमेगा r, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो v = r ओमेगा, v = ओमेगा r। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो v वेक्टर = ओमेगा क्रॉस r, r वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर, ओमेगा वेक्टर इज द एंगुलर वेलोसिटी, v वेक्टर इज द लीनियर वेलोसिटी। ये बेसिक रिलेशन है v और ओमेगा के बीच में। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है इस रिलेशन पर बेस्ड
क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। ए और बी, ए का सर्कुलर पाथ ये है, बी का सर्कुलर पाथ ये है। ए का जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस r1, बी के सर्कुलर पाथ का रेडियस r2 विद इक्वल एंगुलर स्पीड। दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, मतलब ए का एंगुलर स्पीड और बी का एंगुलर स्पीड दोनों का मैंने ओमेगा कह दिया। एट t इक्वल टू 0 देयर पोजीशंस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर शोन इन द फिगर। t इक्वल टू 0 पर उनकी पोजीशन भी दिखा रखी है और किस डायरेक्शन में उनका मोशन है वो भी हमको दिखा रखा है। द रिलेटिव वेलोसिटी va वेक्टर माइनस v वेक्टर एट t इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा। पाई अपॉन 2 ओमेगा टाइम पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले तो इस टाइम को कैलकुलेट करके थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। पाई अपॉन 2 ओमेगा का मतलब कौन सा टाइम हुआ, पाई अपॉन 2 ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया t/4। इसका मतलब t/4 टाइम पर बात हो रही है। ध्यान से देखो तो a पार्टिकल t/4 टाइम के बाद में यहाँ होगा और b पार्टिकल यहाँ होगा, b इस डायरेक्शन में और a इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इनकी लीनियर स्पीड va और vb इस तरह से इन डायरेक्शंस में रही होगी। सो अगर मैं t/4 टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं, मतलब va माइनस vb के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेते हैं। सो इट विल बी इधर va माइनस vb, ठीक है, और इट विल बी vb माइनस va। दोनों में से कौन सा होगा ये इस पर डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है। कॉमन सेंस अगर लगाऊं तो v इक्वल्स टू ओमेगा r से अगर मैं चेक करता हूं तो रेडियस जिसके लिए ज्यादा होगा v की वैल्यू उसके लिए ज्यादा होगी। सो a के लिए अगर मैं बात करूं तो va इक्वल्स टू ओमेगा r1, b के लिए अगर बात करूं तो ओमेगा r2, vb ग्रेटर देन va है तो मुझे ये लेना है, दैट इज ओमेगा r2 माइनस r1। क्लियर है ये बात। डायरेक्शन कौन सा होगा ये इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, vb की वैल्यू va से ज्यादा है। अगर मैं वेक्टर सॉल्व करूंगा तो मैं va वेक्टर माइनस vb वेक्टर करूंगा, मतलब va वेक्टर में vb के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करूंगा तो इसका नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा और इसको मैं ऐड करूंगा तो वो इस तरह से ऐड होगा। दिस इज माइनस vb वेक्टर। अगर प्रोसेस की बात करूं तो इसको ऐड करूंगा, अब रिजल्ट कौन से डायरेक्शन में आएगा, va का मैग्नीट्यूड ज्यादा या vb का मैग्नीट्यूड ज्यादा, vb का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इस डायरेक्शन में रिजल्ट आएगा, दैट इज आई कैप। सो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो तो ओमेगा r2 माइनस r1 है, डायरेक्शन उसका पॉजिटिव x के अलोंग आ रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप, दैट विल बी द डायरेक्शन। सो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन। Angular acceleration, rate of change of angular velocity, just like acceleration, that is equals to rate of change of velocity. तो angular acceleration हो गया, rate of change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration. अल्फा से हम इसको डिनोट करेंगे, एवरेज चाहिए तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डी ओमेगा अपॉन डी टी, और वी कैन से कि भाई दो बार डिफरेंशिएशन कर लो। अगर मेरे पास में थीटा टी की फॉर्म में दिया है तो एक डिफरेंशिएशन करके ओमेगा आ जाएगा और उसका एक डिफरेंशिएशन और कर दूंगा तो अल्फा आ जाएगा। It is a vector quantity whose direction is along the change in the direction of angular velocity. ये बिल्कुल वही एनालॉजी वाली बात हो गई। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मिलता है जो वेलोसिटी में चेंज का डायरेक्शन होता है, ऐसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन सब बातें कर ली। डायरेक्शन पर थोड़ी सी अगर बात करें तो डायरेक्शन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी का कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, इस फिगर के थ्रू हम इस चीज को समझ लेंगे। रूल ये कहता है कि हमारा पार्टिकल जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दिया जाए, राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में मोड़ दें। जो थंब होगा दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो पहले अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अब मैंने कहा कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर दिया, हम इस डायरेक्शन में आ गया तो ये डायरेक्शन होगी ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो इस डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, जिस डायरेक्शन में घूमे उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो, थंब से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है।
आगे की बात करते हैं। जैसे हमने v और ओमेगा में एक रिलेशन लिखा था, ये रिलेशन लिखा था, ठीक है ना, ऐसे ही a और अल्फा में रिलेशन आ जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा dv अपॉन dt बनेगा, r कांस्टेंट है, d ओमेगा अपॉन dt बनेगा, d ओमेगा अपॉन dt का नाम अल्फा हो गया, इसका नाम a हो गया। ये ध्यान रखना कि यहाँ जो a लिखा हुआ है ये at है, आगे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख भी रखा है। एक्चुअल में जो at होता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन में काम होता है स्पीड को चेंज करना। थोड़ा सा इस चीज को मैं डिस्कस कर लेता हूं। हालांकि हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात अगर वर्क एनर्जी पावर में हम करते हैं तो वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम आ जाता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंशियल लगेगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर लगेगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करना। तो यहाँ जो हम रिलेशन लिख रहे हैं a इक्वल्स टू अल्फा आर, इसमें ये जो a है ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब ये स्पीड को चेंज करने वाला है। सो अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आएगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 आएगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये वाली बात क्लियर है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अब लॉजिकली सोचो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, मतलब v की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। v का मतलब स्पीड से है, वेलोसिटी नहीं। v की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा आर है। अभी v कांस्टेंट हो गया, r कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया। ओमेगा अगर कांस्टेंट हो गया तो अल्फा की वैल्यू 0 आनी है, ठीक है। तो आगे जहां पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी वहां पर ये रिलेशन काम आ जाएगा, ठीक है सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से जो सर्कुलर मोशन होगा दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इंटरेस्टिंग बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, इसलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो स्पीड और एक्सेलरेशन के बीच में एक बात आती है वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन की। जब सर्कुलर मोशन होता है तो मोशन का डायरेक्शन बेटा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इस पॉइंट पर बात करें तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर बात करें इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर बात करें इस डायरेक्शन में। कंटिन्यूअसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज है, और वेलोसिटी में अगर चेंज है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां मेंशन किया हुआ v इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेक्टर नहीं लगाया है। स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट बट देयर डायरेक्शंस आर ऑलवेज चेंजिंग, सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट कांस्टेंट। हम कह सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं कह सकते। डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट व्हाइल दैट ऑफ ar, ar मतलब ac जिसको मैं कह रहा था सेंटीमीटर, अलोंग द रेडियस बाय वर्क एनर्जी थ्योरम एज वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जो हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन के में। तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वर्क डन विल बी 0। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हुई। सेंटीपिटल फोर्स के बारे में बता रखा है, हालांकि हमने डिस्कस भी किया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेसिक कहानी तो हम जानते ही हैं। इसका रीजन क्या है? वेलोसिटी में चेंज होना। वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन है जिसका नाम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है उस फोर्स का नाम सेंटीपिटल फोर्स है। सेंटीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द फोर्स acting on the particle along the radius and toward the center keep the body moving along the circular path। भाई साहब ये सेंटीपिटल फोर्स ही होता है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाता रहता है, क्योंकि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और बॉडी को हमेशा सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में सेंटीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी सर्कुलर मोशन है वो सेंटीपिटल फोर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है, उसमें सेंटीपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड है ही। इट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है,
रेडियस के अलोंग होता है। सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट करना है तो मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r है, सेंटीमीटर फोर्स अगर चाहिए तो वो mv स्क्वायर अपॉन r है। क्लियर? क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए वेक्टर एट अ पॉइंट p r थीटा। ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो बेटा, 2 मिनट के लिए इस कहानी को और समझ लेना। एक्चुअल में दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो है जो जनरली हम यूज में लेते हैं, जिसमें अपने x, y और z ये कोऑर्डिनेट्स काम में लिए जाते हैं। और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये दो कोऑर्डिनेट काम में लिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिस्टेंस को, सेकंड कोऑर्डिनेट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करता है वो कहानी अभी मैं समझा दूंगा। एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट p r थीटा ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस r। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर हो गया। हियर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन ने कह दिया कि एक्स एक्सिस से थीटा मेजर करना है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल अगर इस पॉइंट पर है और इसका कोऑर्डिनेट r और थीटा है, इट मींस यहां से ओरिजिन से या सेंटर से उसका डिस्टेंस तो r है और इस एक्स एक्सिस से उसका एंगल थीटा है। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब हुआ। एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, v स्क्वायर अपॉन r आएगी। ठीक है, अब ये थीटा है, इसको अगर मैं कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि ऑप्शन मुझे i और j की फॉर्म में दिख रहे हैं, इसलिए मैं इसको रिजोल्व करूंगा। तो रिजोल्व करने पर एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। अलग से ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। AC इस डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है। ये एंगल थीटा है क्योंकि ये एंगल थीटा है। ठीक है, AC का इधर वाला कंपोनेंट AC इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r है। सो इधर वाला कंपोनेंट हो गया v स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया है v स्क्वायर अपॉन r sin थीटा। इस डायरेक्शन की बात करें तो माइनस आई कैप, इस डायरेक्शन की बात करें तो माइनस जे कैप। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा आई माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा जे। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में। ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों नेगेटिव वाले, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड along the circumference of a circle of radius r, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अंडर द एक्शन ऑफ a central fictitious force F which is inversely proportional to r cube towards the center। सेंट्रल फोर्स मतलब towards the center जो फोर्स लगता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, बट वो ये कह रहा है कि ये जो फोर्स है ये r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर लिया जाए तो जो टाइम पीरियड है वो r पर कैसे डिपेंड करेगा, मतलब टाइम पीरियड और r का अगर मैं रिलेशन चाहूं तो वो रिलेशन कैसा बनेगा। अगर मैं यहां कांस्टेंट लेता हूं तो k अपॉन आर क्यूब, और वैसे मैं फोर्स लिखता हूं mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज द फोर्स। ठीक है, सो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो गया आर स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन एम आर स्क्वायर, और v इक्वल्स टू रूट k अपॉन एम आर स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन r रूट के अपॉन एम। ये मेरे पास में v की वैल्यू आ गई। बात यहां तक क्लियर है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस पूरे ग्राउंड के लिए 2 पाई आर अपॉन में स्पीड, तो t इक्वल्स टू 2 पाई आर, और v को लिखा मैंने 1 अपॉन आर रूट के अपॉन एम, दैट इज कांस्टेंट। इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। सो t प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल दे सकते हैं, आर इज टू पावर 3/2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कुछ नहीं करना है, फोर्स को प्रोपोर्शनल जैसे कहा जाए वैसे लिख लो, एक कांस्टेंट लगा दो, फिर फोर्स का बेसिक फॉर्मूला लिख दो, उससे v की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। फिर टाइम पीरियड की बात कर लो, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v है, उस v की वैल्यू उठा करके उसमें पुट कर दो, अपने आप t का r के साथ में जो रिलेशन बनना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे केस में वो रिलेशन आ गया t प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़े। चेंज इन वेलोसिटी, ये एक छोटा सा फॉर्मूला, काम का फॉर्मूला।
कहना क्या चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन जब हो रहा है और कहीं से कहीं तक पार्टिकल पहुंचा, जैसे ए पोजीशन से पार्टिकल बी पोजीशन तक पहुंचा, सेंटर पर एंगल बना थीटा, यहां पर उसकी वेलोसिटी v1 है और यहां पर उसकी वेलोसिटी v2 है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अगर यहां से यहां तक चेंज इन द स्पीड पूछा जाए दैट विल बी जीरो, स्पीड में चेंज की अगर बात करेंगे तो जीरो आएगा, बट वेलोसिटी में चेंज की अगर बात करें तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं इस वेक्टर में से मैं इस वेक्टर को माइनस करूंगा, मैग्नीट्यूड दोनों का v लूंगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सॉल्व करने के बाद फाइनली रिजल्ट मेरे पास में ये आ जाता है। इसको डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचा, सेंटर पर एंगल थीटा बना, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 2v sin थीटा बाई 2 आएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना है और देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। क्वेश्चन देख लें, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of the change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree? 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, moves through an angle of 60 degree around the center of the circle। ठीक है, 60 डिग्री से घूमा तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड दैट इज 2v sin थीटा बाई 2। सो 2v की वैल्यू कितनी है 10 और sin 60 अपॉन 2, ठीक है। सो 2 इंटू 10 इंटू 1/2 और ये आ गया है 10 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो चेंज इन द वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे वो फॉर्मूला डायरेक्टली काम आएगा। बात क्लियर हुई? एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो वेराइटीज हैं, हर वेराइटी का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अ क्लॉक हैज अ कंटिन्यूअसली मूविंग सेकंड्स हैंड of 0.1 मीटर लेंथ। घड़ी में जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाला जो हैंड है, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 0.1 मीटर। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा? ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल चाहिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कोई एक टाइम इंटरवल लेकर के उसके लिए वेलोसिटी में चेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा टाइम इंटरवल ले? हम पूरे एक राउंड की बात कर सकते हैं। पूरे राउंड की अगर बात करें तो यहां पर v हो गया और यहां पर भी v हो गया। ठीक है, इसका मतलब तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि यहां अगर मैं स्पीड देखता हूं तो v है और यहां पर अगेन आ गया तो स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। तो इसका मतलब एवरेज चेंज इन द वेलोसिटी तो 0 आया। हाँ या ना? एवरेज एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका क्या है? कोई एक टाइम इंटरवल लो, आप पूरे ग्राउंड की बात करोगे तो कहानी वहीं से शुरू हो जाएगी जहां पर स्टार्टिंग में थी। तो जैसे मैंने कहा कि मैं यहां से और यहां तक के लिए बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर ये v हो गया इस डायरेक्शन में, यहाँ पर v हो गया इस डायरेक्शन में। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज देखूंगा तो 90 डिग्री का एंगल है, तो चेंज इन द वेलोसिटी v2 आ जाएगा। अपॉन में जो टाइम है वो t/4 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा 4√2v अपॉन कैपिटल T। क्लियर है? अब इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 0.1 मीटर है। टाइम पीरियड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 4√2v और टाइम पीरियड आ जाएगा 2πr अपॉन v, दैट इज v स्क्वायर। r हो गया रेडियस, ये रेडियस ही है सर्कुलर पाथ के लिए। r की वैल्यू मेरे पास है, v की वैल्यू मेरे पास कहां से आएगी? v की अगर बात करूं तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2πr का 1/4, तो v इक्वल्स टू 2πr का 1/4 हो गया और अपॉन में ये t/4 आ जाएगा। तो ये 2πr अपॉन t वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल T कितना आएगा? 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए अगर बात कर रहे हैं तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। ठीक है, कहानी कुल मिलाकर ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन वेलोसिटी की बात करो, टाइम पीरियड से डिवाइड करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है, बेसिकली अब देखा जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यही कहानी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो वो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। बेसिक 3 डेफिनेशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन।
ठीक है, v और ओमेगा का रिलेशन है, v इक्वल्स टू ओमेगा, चेंज इन वेलोसिटी की बात होती है, राइट। और फिर उसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की वैरायटीज हमने कवर की है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आइडिया देख लिया हमने कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। किसी तरह का कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर देना, अपन उसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी काइनेमेटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।